गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है प्रोजेक्ट सिलेक्शन फॉर्मुलेशन एंड अप्रेजल, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें किसी भी प्रोजेक्ट के चयन करते समय उसके चयन को प्रभावित करते हैं। यदि आप किसी प्रोजेक्ट को चूज़ कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसको सेलेक्ट करने में जो प्रभाव डालते हैं वे कारक कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। तो जो टॉपिक है हमारा वह है परियोजना चयन को प्रभावित करने वाले घटक। तो किसी भी परियोजना को जब हम चूज़ करते हैं, उसका चयन करते हैं, तो हम बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम किसी भी परियोजना का चयन करते हैं। तो यहाँ पर जो परियोजना के चयन को प्रभावित करने वाले घटक हैं वह निम्न हैं। पहला, परियोजना के चयन के समय उसके उत्पादों के बाजार का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब जो पहला घटक है, जो पहला फैक्टर है, वह है बाजार का अध्ययन, स्टडी ऑफ मार्केट। तो हम जिस परियोजना अवसर का चयन करना चाहते हैं उसके उत्पादों के बाजार का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। हम जिस वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं उसकी बाजार में मांग कैसी है एवं पूर्ति कितनी है, वर्तमान में उस वस्तु की पूर्ति कौन कौन से उद्योग करते हैं, बाजार में वह वस्तु कितने मूल्य पर बिकती है, इन सब जानकारी के लिए मार्केट सर्वे, बाजार का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये एक प्रमुख घटक है किसी भी प्रोजेक्ट के चयन के लिए। दूसरा है उक्त परियोजना में प्रयोग होने वाले कच्चे माल के बारे में पहले से जानकारी का होना। मतलब जो भी हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है उसका हमें जानकारी होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसके लिए किस प्रकार का और कौन से रॉ मटेरियल, कच्चे माल की ज़रूरत है। तो हम जिस परियोजना अवसर का चयन करना चाहते हैं उसके लिए प्रयोग होने वाले कच्चे माल के बारे में पहले से जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा एक बार उत्पादन आरंभ करने के बाद अगर कच्चा माल मिलना बंद हो गया तो भारी घाटा उठाना पड़ेगा और अंततः उद्योग बंद करना पड़ेगा। अतः पहले से ही इस बात का पता लगा लें कि कच्चा माल कहाँ और किस कीमत पर उपलब्ध है, क्या वह भविष्य में पूर्ति निरंतर होती रहेगी। तीसरा है मूलभूत सुविधाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। तो जो भी बेसिक सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो उस जगह पे उपलब्ध हैं कि नहीं, जैसे बिजली, पानी, कम्युनिकेशन, यातायात, ये सारी चीज़ें। तो किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए कुछ मूलभूत सुविधाएं आवश्यक होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मैं पापड़ उद्योग लगाना चाहूँ तो पापड़ उद्योग लगाने के लिए मशीनों के संचालन के लिए बिजली की पूर्ति होनी आवश्यक है तथा माल की आपूर्ति के लिए सड़क तथा परिवहन की समुचित व्यवस्था का होना भी आवश्यक है। तो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं किसी भी उद्योग के लिए वो वहाँ पर उपलब्ध हैं कि नहीं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। चौथा है किसी भी परियोजना के लिए उससे संबंधित तकनीकी ज्ञान का होना भी अत्यंत आवश्यक है। हम जिस परियोजना अवसर का चयन करना चाहते हैं उससे संबंधित तकनीकी ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे यदि आप आटा चक्की लगाना चाहते हो तो उसके विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस प्रकार के मोटर की ज़रूरत है, कितने फेज की सप्लाई एनर्जी चाहिए, कौन सा आटा चक्की अच्छा रहेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानकारी आपको होनी चाहिए, तकनीकी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका किसी भी परियोजना का चयन करते समय उस पर कितनी धनराशि व्यय होगी तथा हम उसको वहन करने की स्थिति में हैं अथवा नहीं। ठीक है। तो वित्तीय संसाधन,
तो किसी भी परियोजना के चयन के लिए उसके वित्तीय संसाधन की जानकारी हमें होनी चाहिए कि परियोजना अवसर का चयन करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि हम जो अवसर चयन करना चाहते हैं उस पर कितनी धनराशि व्यय होगी तथा हमारे वित्तीय संसाधनों के अनुसार हम उसका वहन करने की स्थिति में हैं अथवा नहीं। अपनी क्षमता से अधिक उद्यम लगाना भी उचित नहीं होगा। ठीक है। उसी प्रकार जो छठवां है हमारा, वह है श्रम शक्ति की उपलब्धता, मैन पावर की अवेलेबिलिटी, या आपके पास लेबर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो किसी भी उद्योग का चयन करने से पहले यह ज्ञान आवश्यक है कि उसमें कितने कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। मतलब यदि मैं कोई बिजनेस लगाना चाहता हूँ तो उस बिजनेस के लिए मुझे कितने स्किल्ड पर्सन, कितने सेमी स्किल्ड पर्सन और कितने लेबर क्लास के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और उनकी पूर्ति कहाँ से होगी, ये भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, किसी भी परियोजना के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है परिवार। उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः अवसर के चयन से पूर्व परिवार के सदस्यों से राय लेना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा परिवार के प्रोत्साहन के अभाव में उद्योग को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकेगी। अर्थात पारिवारिक वातावरण का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिति। तो किसी भी उद्योग को लगाने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिवार की तरह ही सामाजिक स्थिति भी अवसर के चयन को प्रभावित करती है। हम जिस समाज में रहते हैं उसकी संस्कृति, मूल्यों, रीति रिवाज, रूढ़ियों आदि से व्यवसाय का टकराव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आवश्यकता, नीड, नेसेसरी क्या है। तो उद्योग का चयन करते समय हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम इस उद्योग की स्थापना क्यों करना चाहते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए अथवा अपने राष्ट्र के लिए। जब तक हमें आवश्यकता का ठीक ठाक पता नहीं चलेगा तब तक उद्योग के चयन में सफलता नहीं मिलेगी। ठीक। नेक्स्ट है अपनी क्षमता का आकलन करना, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी को तौलना, उसको एनालाइज करना। तो किसी भी अवसर का चयन करने से पूर्व इस बात का आकलन कर लेना आवश्यक है कि हमारी क्षमता उस व्यवसाय का संचालन करने की है अथवा नहीं, हम उसे बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक चला सकते हैं अथवा नहीं। तो ये मुख्यतः जो चीज़ें हैं किसी भी परियोजना के चयन के लिए मैंने आपको मुख्यतः 10 चीज़ें बताई। उसके अलावा जो है शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन होना, उम्र का ध्यान रखना, स्थायी संपत्तियां होना, उद्योग की प्रोजेक्ट प्रोफाइल। तो ये जो संपूर्ण विवेचना, ये जो संपूर्ण स्टडी हमने किया, इससे स्पष्ट होता है कि परियोजना अवसर का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। उपयुक्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर यदि हम परियोजना अवसर का चयन करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो किसी भी परियोजना के चयन के लिए जो प्रमुख कारक हैं वो मुख्यतः क्या हैं? पहला, बाजार का अध्ययन करना। दूसरा, कच्चे माल की उपलब्धता की जानकारी होना। तीसरा, मूलभूत सुविधाएं। चौथा, तकनीकी ज्ञान का होना। पांचवा, वित्तीय संसाधनों का मिलना। छठवां, श्रम शक्ति की उपलब्धता। सातवां, पारिवारिक वातावरण। आठवां, सामाजिक स्थिति। नौवां, आवश्यकता। 10वां, अपनी क्षमता का आकलन। 11वां, शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन। 12वां, उम्र का ध्यान रखना। 13वां, स्थायी संपत्तियां। और 14वां जो है वो उद्योग की प्रोजेक्ट प्रोफाइल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसी भी परियोजना के चुनाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। क्लियर है? तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। परियोजना प्रतिवेदन से हम क्या समझते हैं? किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी जब हम परियोजना की परिकल्पना करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उसके विषय में किसी को बताने के लिए या उसको किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, उस प्रोजेक्ट की हम एक
प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के विषय में संक्षेप में बताने के लिए। तो परियोजना प्रतिवेदन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम समझते हैं क्या होता है। तो परियोजना प्रतिवेदन या प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी परियोजना के विनियोग, निर्धारण, मूल्यांकन एवं नियोजन के पश्चात तैयार किया गया एक ऐसा प्रलेख है जो प्रस्तावित परियोजना के बारे में विभिन्न या विविध जानकारियाँ जैसे परियोजना के उद्देश्य, संक्षिप्त विवरण, वित्तीय संरचना, संयंत्र, उपकरण, कच्चे माल, तकनीकी, श्रम, विभिन्न भौतिक संसाधन, प्रबंधकीय व्यवस्था, बाजार, विपणन व्यवस्था, निर्यात, लागत, लाभदेयता, रोकड़ प्रवाह आदि प्रस्तुत करता है, परियोजना प्रतिवेदन कहलाता है। मतलब यदि हम कोई प्रोजेक्ट का चयन कर लिए हैं तो उस प्रोजेक्ट के विषय में सारी चीज़ों को संक्षेप में बताना परियोजना प्रतिवेदन कहलाता है। इस प्रतिवेदन में प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट, उसका निर्धारण, उसका अप्रेजल, उसकी प्लानिंग के पश्चात तैयार किए गए एक रिपोर्ट जो प्रस्तावित परियोजना के बारे में विभिन्न जानकारियां देता है, जैसे कि उस प्रोजेक्ट के क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट है ना, ब्रीफ संक्षिप्त विवरण, वित्तीय संरचना, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, प्लांट इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, टेक्निक, लेबर और डिफरेंट टाइप के जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, है ना, मैनेजरियल अरेंजमेंट, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट, कॉस्ट और प्रॉफिट, ये सारी चीज़ों के बारे में जो हम एक खाका तैयार करते हैं, एक जो रिपोर्ट बनाते हैं, है ना, ये क्या कहलाता है, हमारा परियोजना प्रतिवेदन कहलाता है। परियोजना प्रतिवेदन किसी फर्म अथवा उद्यमी के द्वारा प्रारंभ की जाने वाली परियोजना की विभिन्न क्रियाओं तथा उनकी तकनीकी, वित्तीय, वाणिज्यिक एवं सामाजिक व्यवहार्यता का एक लिखित लेखा होता है। परियोजना प्रतिवेदन किसी फर्म, जो परियोजना प्रतिवेदन हम बनाते हैं, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बनाते हैं, वो किसी फर्म अथवा उद्यमी के द्वारा जो भी प्रारंभ की जाने वाली परियोजना है उसके विभिन्न क्रियाओं तथा उनमें कौन सी तकनीक का हम उपयोग कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ठीक है, मार्केटिंग, कॉमर्स और आपकी जो सोशल फिजिबिलिटी है वो किस प्रकार की है, इन सारी चीज़ों का एक लिखित लेखा होता है। परियोजना प्रतिवेदन में विशेषज्ञों द्वारा प्रेषित सहायता अथवा व्यवहार्यता प्रतिवेदनों के समस्त आवश्यक तथ्यों को शामिल करते हुए परियोजना के चयन के लिए स्पष्ट सुझाव दिए जाते हैं। ठीक है, परियोजना प्रतिवेदन के द्वारा उच्च प्रबंधकों को विचारार्थ प्रेषित किए जाते हैं जो संतुष्ट होने पर परियोजना के चयन हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो ठीक है, ये रिपोर्ट बनाने के बाद हम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और वो उस रिपोर्ट को पूरा स्टडी करने के बाद उनके अप्रूवल हमें मिल जाता है। तो ये क्या है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। अब किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, परियोजना प्रतिवेदन की विशेषताएं। तो किसी भी परियोजना प्रतिवेदन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, जब परियोजना में आने वाली प्रारंभिक बाधाओं को पार कर लिया जाता है तब यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। मतलब जब हम कोई प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं, किसी परियोजना के बारे में सोचते हैं, तो उसकी प्लानिंग से लेकर उसके इम्प्लीमेंटेशन तक के सारे जो चीज़ें हैं कि कौन सा उद्योग लगाना है, कहाँ पे उद्योग लगाना है, उसके लिए फाइनेंशियल व्यवस्था कहाँ से होगी, लेबर कहाँ से मिलेंगे, इक्विपमेंट कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, जब इन सारी चीज़ों के बारे में सोच लिया जाता है तब फाइनली उस पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, यह प्रोजेक्ट का कंप्लीट रिपोर्ट है जिसमें कंप्लीट डिटेल दिया जाता है। तीसरा, यह रिपोर्ट परियोजना क्रियाओं का मार्गदर्शक होता है कि हमें किस प्रकार से अपने प्रोजेक्ट एक्टिविटी को आगे बढ़ाना है।
चौथा, यह परियोजना क्रियाओं के अनुक्रम को भी दर्शाता, मतलब सीक्वेंस को बताता है कि इसके बाद हमें और आगे क्या करना है। और आखिरी है, विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद यह परियोजना के अंतिम फिगर्स को दर्शाता है, फाइनली फिगर को ये शो करता है। तो ये विशेषताएं हैं किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कि परियोजना में आने वाली प्रारंभिक बाधाओं को पार कर लिया जाता है तब यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह प्रोजेक्ट का कंप्लीट रिपोर्ट होता है जिसमें कंप्लीट डिटेल दिया जाता है। यह रिपोर्ट परियोजना क्रियाओं का मार्गदर्शक होता है। यह परियोजना क्रियाओं के सीक्वेंस को भी दर्शाता है और विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद यह परियोजना के अंतिम फिगर को दर्शाता है। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है कंटेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जो हम बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुख्य जो कंटेंट हैं वो क्या क्या हैं, इसके बारे में देखना। तो किसी भी परियोजना प्रतिवेदन या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतर्लेख या प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। कंटेंट और एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, किसी भी परियोजना प्रतिवेदन के अंतर्लेख या प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है परियोजना का परिचय। तो परियोजना प्रतिवेदन में सर्वप्रथम परियोजना का परिचय लिखा जाता है। इसमें उद्योग का नाम, उद्यमी की योग्यता, अनुभव आदि का उल्लेख किया जाता है। दूसरा, कार्यस्थल की जानकारी का होना। तो उद्यमी को प्रारंभ में अपने कार्यस्थल के बारे में बताना कठिन प्रतीत होता है, लेकिन उद्यमी कम से कम उस शहर या औद्योगिक क्षेत्र का नाम लिख सकता है जहां पर वो अपना उद्योग शुरू करने का विचार कर रहा हो। तीसरा, संगठन का प्रकार। इसमें उद्यमी को इस बात का निर्णय लेना पड़ता है कि जो वो उद्योग लगाने का इरादा रखते हैं उसका संगठन कैसा होगा, अर्थात स्वामित्व कैसी होगी, साझेदारी में होगा, प्राइवेट लिमिटेड या सहकारी सोसाइटी। नेक्स्ट है सामान्य जानकारी। इसमें उद्यमी को अपने नाम, पते तथा शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी देनी होती है जिससे वे आसानी से दे सकते हैं। पांचवा है उत्पादन प्रक्रिया। तो संभावित इकाई में उत्पादन की प्रक्रिया क्या होगी इसका संक्षेप में वर्णन करना चाहिए। छठवां है बाजार की जानकारी। तो उत्पादन एवं विक्रय कार्य के बारे में संक्षेप में जानकारी दी जा सकती है, इसके लिए बाजार का सर्वेक्षण कर समुचित जानकारी देनी चाहिए। सातवां है भूमि संबंधी जानकारी। तो भूमि संबंधी जानकारी उद्यमी को अपने भविष्य की योजनाओं के अनुसार ही देनी चाहिए। अगर वो बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता है तो उसको भी वो जोड़कर बता सकता है। आठवां है मशीनों के बारे में जानकारी। तो मशीनरी के बारे में जानकारी उद्यमियों को अपनी योजना अनुसार तथा कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए देनी चाहिए। नौवां है कच्चे माल की जानकारी। परियोजना में प्रयुक्त होने वाले संभावित कच्चे माल के बारे में जानकारी पूर्ण रूप से दी जानी चाहिए। नौवां है विविध खर्च एवं उपयोगिता व्यय। तो विविध खर्च, इसके अंतर्गत उद्यमी को मासिक खर्च का विवरण निकाल लेना चाहिए। उसके बाद वार्षिक खर्च आसानी से निकाले जा सकते हैं। विविध खर्चों के अंतर्गत किराया, भंडारण पर रख रखाव, स्टेशनरी एवं डाक व्यय, टूट फूट एवं मरम्मत, बीमा व अन्य छोटे छोटे खर्चे आते हैं। इसके साथ उपयोगिता व्यय के अंतर्गत बिजली, पानी, कोयला, तेल आदि आते हैं। इनकी जानकारी अत्यंत सावधानी से दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कर्मचारियों का विवरण। तो परियोजना में कितने कर्मचारी तथा श्रमिक आवश्यक होंगे, इनकी संख्या, श्रेणी व वेतन की जानकारी भी पूर्ण रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए। नेक्स्ट है विपणन संभाव्यता। उत्पाद का मार्केटिंग किस प्रकार, कहाँ और कैसे हो सकता है, इसकी भी विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है अचल पूंजी एवं कार्यशील पूंजी। तो अचल पूंजी, इसके अंतर्गत उद्यमी को अपने भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, छोटे छोटे उपकरण, अग्निशामक यंत्र, प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण,
डीजल जनरेटर सेट तथा अन्य परिसंपत्तियों के मूल्य का कुल योग करके जानकारी देनी चाहिए तथा कार्यशील पूंजी के अंतर्गत उत्पादन में आने वाले खर्च के बारे में संक्षिप्त जानकारी देनी पड़ती है। नेक्स्ट है कुशल परियोजना लागत या कुल परियोजना लागत। इसकी जानकारी पूरी तरह आकलन करने के पश्चात दी जानी चाहिए। इसके लिए स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, प्रारंभिक एवं परिचालन पूर्व किए गए व्यय का योग करके कुल लागत निकालनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कर्ज अदायगी एवं परिशिष्ट। उद्योग स्थापना के लिए कर्ज की अदायगी किस रूप में और कितने समय में की जाएगी, इसका विवरण भी प्रतिवेदन में दिया जाना चाहिए। साथ ही परिशिष्ट में प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन में 3 परिशिष्ट होते हैं। परिशिष्ट 1 में उद्यमी को अनुमानित स्थापित क्षमता की जानकारी देनी होती है। दूसरा, इसमें यह भी बताना होता है कि इकाई कितने घंटे कार्य करेगी। परिशिष्ट 2 में प्रारंभिक एवं परिचालन पूर्व खर्चों के बारे में बताना पड़ता है और परिशिष्ट 3 में परियोजना की रूपरेखा के आधार पर परिकल्पनाओं का संक्षेप में वर्णन करना होता है। तो ये जो सारे पॉइंट हैं ये किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाते समय उसके कंटेंट या एलिमेंट हैं जो किसी रिपोर्ट में होना आवश्यक है। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।